हे गाइस, आज हम द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें ग्रैंथम वर्जीनिया शहर का एक घर दिखाया जाता है जो कि एक क्राइम सीन होता है। पुलिस और डिटेक्टिव्स उस घर में हुए मर्डर्स की तफ्तीश कर रहे होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के हेड शेरिफ शेल्डन होते हैं। उस घर में काफ़ी सारी लाशें होती हैं और बेसमेंट में एक लड़की की लाश एक गड्ढे में आधी दफन मिलती है। इसका नाम वो जेन डो रखते हैं क्योंकि उसका असली नाम और पहचान किसी को पता नहीं होती। शेरिफ की असिस्टेंट उसे एक अजीब सी बात बताती है कि शुरुआती तफ्तीश से ऐसा लग रहा है कि जो लोग मरे हैं वो सब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से सीन कट होता है और हमें टिल्टन मॉर्ग और क्रिमेटोरियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स ऑस्टिन और टॉमी टिल्टन को यहाँ दिखाया जाता है जो कि दोनों पेशेवर से कॉरोनर्स होते हैं। कॉरोनर ऐसे लोग होते हैं जो डेड बॉडी पर पोस्टमार्टम करके उसके मरने का कारण या कॉज ऑफ डेथ का पता लगाते हैं। वे दोनों बाप बेटे होते हैं और 3 जनरेशन से यही काम कर रहे होते हैं। उन दोनों को म्यूज़िक सुनते हुए एक डेड बॉडी पर काम करते हुए दिखाया जाता है। वह अपने पिता को बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ मूवी देखने जा रहा है। एमा ऑस्टिन को लेने के लिए मॉर्ग में आ जाती है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वह पहली बार उसका घर देखने आई है। एमा ऑस्टिन को उसे डेड बॉडी दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ऑस्टिन उसे मना करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो डर जाएगी और उसे बाद में बुरे बुरे ख्याल आएंगे। यहाँ टॉमी एमा को परमिशन दे देता है। जब डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो एमा नोटिस करती है कि उसके बाएं पैर पर एक घंटी बंधी होती है। वो टॉमी से इसका कारण भी पूछती है तो टॉमी बताता है कि पुराने समय में जब मेडिकल साइंस ज़्यादा एडवांस नहीं थी तब एक डेड बॉडी और एक कोमा के मरीज़ के बीच में फ़र्क करना कई बार मुश्किल होता था। इसलिए मॉर्ग में लाई हर डेड बॉडी को एक घंटी बांधी जाती थी ताकि अगर कोई कोमा का मरीज़ हो और हिले तो पता चल जाए। दोनों मूवी देखने के लिए निकलने लगते हैं जब लिफ्ट से शेरिफ शेल्डन जेन डो की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाता है। शेरिफ को देखकर ऑस्टिन को समझ आ जाता है कि कोई इम्पोर्टेंट केस है, नहीं तो वो इतनी देर रात नहीं आता। इसलिए वो एमा को लेट नाइट वाला शो देखने के लिए कन्विंस कर देता है और खुद बेसमेंट में चला जाता है। टॉमी की बिल्ली जेन डो को देखकर गुर्राने लगती है। शेरिफ उनको बताता है कि सुबह तक कैसे भी इस बॉडी का कॉज ऑफ डेथ या मौत का कारण उन्हें निकालना होगा क्योंकि सुबह मीडिया वालों को जवाब देना है। शेल्डन के जाते ही दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। सारा प्रोसेस कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा होता है जैसा कि वो हर वीडियो में करते थे। साथ में रेडियो पर गाने भी चल रहे थे। ऑस्टिन जेन डो की पिक्चर्स क्लिक करता है। जेन डो के शरीर पर बाहरी रूप से कोई भी निशान या चोट, खून कुछ नहीं होता। उसकी आंखों का रंग ग्रे होता है। ये थोड़ा अजीब होता है क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा तभी होता है जब इंसान को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हों। उसकी कमर भी नॉर्मल से अधिक पतली थी जो कि ऑस्टिन बोर्ड पर लिख देता है। टॉमी बताता है कि जेन डो की कलाई और टखने की हड्डियाँ बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हैं। उसकी उंगलियों के नाखून से टॉमी को पीट मिलता है। पीट एक खास प्रकार की मिट्टी होती है जो कि वहाँ से काफ़ी दूर मिलती थी। पीट उसके पैरों के नाखूनों में और बालों में भी होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे पीठ में दफनाया गया हो। उसकी जीभ भी बुरी तरह से काटी गई थी। टॉमी कहता है कि उसने एक ऐसा केस पहले भी देखा है जिसमें फरोशी करने वाले एक गैंग ने लड़कियों के हाथ पांव तोड़कर जीभ भी काट दी थी ताकि वो ना तो भाग सके ना ही चिल्ला सके। उसकी नाक से एक जिंदा मक्खी भी निकलती है। उसकी एक दाढ़ मिसिंग होती है और मुंह से कपड़े का रेशा निकलता है। इसके बाद टॉमी अंदरूनी अंगों की जांच के लिए जब उसकी चेस्ट पर कट करता है तो खून निकलने लगता है। यह अजीब होता है क्योंकि मुर्दे के शरीर से ऐसे खून नहीं निकलता है। ऑस्टिन खून का सैंपल लेकर फ्रिज में रख देता है जो कि थोड़ी देर में अपने आप ही लीक करके सारा फ्रिज गंदा कर देता है। टॉमी कमर के अंदर देखकर बताता है कि यह जन्मजात इतनी कमज़ोर नहीं है पर पुराने ज़माने में पहने जाने वाले कॉर्सेट से ऐसा होता था। उसके फेफड़े एकदम काले पड़ गए थे। यह बहुत अजीब बात थी क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट पीने से भी ऐसा नहीं होता है। शरीर के अंदर इतना लंग डैमेज तभी हो सकता है जब शरीर को बाहर से बुरी तरह से जलाया गया हो। उसका दिल, फेफड़े और शरीर के अन्य अंदरूनी अंगों पर बहुत सारे घावों के निशान थे। टॉमी बाकी मर्डर्ड लोगों की पिक्चर्स भी देखता है जो कि बुरी तरह मारे गए थे पर जेन डो के शरीर बिल्कुल साफ था। ऑस्टिन को वेंट्स में से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखने जाता है तो उसे अपनी बिल्ली पूरी तरह से ज़ख्मी मिलती है।
टॉमी बिल्ली का दर्द ख़त्म करने के लिए उसे मार देता है और दोनों दुखी होकर उसे जला देते हैं। इसके बाद वह जेन डो की आंतें और पेट काटने का काम शुरू करते हैं। टॉमी को उसके पेट के अंदर से धतूरे का फूल मिलता है जिसे पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेन डो की आंतों में से टॉमी को एक कपड़े की पोटली भी मिलती है। पोटली के अंदर से जेन डो का दांत भी मिलता है। पोटली काफ़ी पुराने कफन के कपड़े जैसी लग रही थी जिस पर विचित्र प्रकार के चिन्ह भी बने हुए थे। ऑस्टिन को यह ह्यूमन सैक्रिफाइस या नर बलि लगता है क्योंकि पहले जेन डो को बांधा गया, फिर उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए, उसकी जीभ भी काट ली गई, उसे धतूरे से पॉइजन किया गया और पैरालाइज किया गया, ज़बरदस्ती उसका दांत निकाला गया, उसे कपड़े में लपेट कर उसे खिलाया गया, फिर उसे चाकू से शरीर पर जख्म दिए गए क्योंकि अंदरूनी हिस्से पर स्कार के मार्क्स हैं। इसके बाद उसे जला दिया गया। पर अजीब सी बात यह थी कि शरीर के बाहरी हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था। रेडियो पर भी ऑस्टिन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। इधर टॉमी को जेन डो की स्किन के अंदर बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स मिलते हैं जो कि इम्पॉसिबल था। इसके साथ ही कमरे की सारी लाइटें टूट जाती हैं और मॉर्ग की सारी डेड बॉडीज़ गायब हो चुकी होती हैं। इस समय तक दोनों को समझ आ जाता है कि इसमें कोई सुपरनैचुरल ताकत इन्वॉल्व है और भागने में ही समझदारी है। लिफ्ट काम नहीं कर रही होती और बाहर जाने के सभी रास्ते जाम हो जाते हैं। फ़ोन में सिग्नल नहीं होता और लैंडलाइन में भी आवाज़ नहीं आ रही होती। उनके दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है जिससे बचने के लिए वो अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देते हैं। बाथरूम में टॉमी पर कोई सुपरनैचुरल ताकत अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से ज़ख्मी कर देती है। वे दोनों जेन डो को जलाने के लिए ले जाना चाहते हैं पर दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। ऑस्टिन कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी करता है पर कुल्हाड़ी से बने हुए छेद से उसे अपने मॉर्ग की एक डेड बॉडी बाहर खड़ी हुई दिखती है जिसे टॉमी भी देखता है और परेशान हो जाता है। ऑस्टिन और टॉमी दोनों परेशान होकर जेन डो को वहीं जलाने का फ़ैसला करते हैं। वह पेट्रोल डालकर उसे वहीं आग लगा देते हैं पर पूरे कमरे में आग लग जाती है। आग में उनका कैमरा, फ़ोटोज़ सब कुछ जल जाता है बट जेन डो की बॉडी पर खरोंच भी नहीं आती। कमरे में का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और दोनों कुल्हाड़ी लेकर के लिफ्ट की तरफ दौड़ जाते हैं ताकि बाहर भाग सकें। लिफ्ट अटक जाती है और एक डेड बॉडी उन पर हमला करने वाली होती है। टॉमी अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। जब ऑस्टिन बाहर जाके देखता है तो वो एमा होती है। जेन डो ने एमा की जगह उन दोनों को एक डेड बॉडी दिखा दी थी ताकि वे दोनों उसे मार दें। एमा ऑस्टिन के हाथों में ही दम तोड़ देती है। दोनों लिफ्ट में बैठकर ही समय काटते हैं और बातें करते हैं। अंदर उन्हें कुछ सेफ लग रहा था इसलिए वो बाहर ना निकलने का फ़ैसला करते हैं। इस पर जेन डो घर में आग लगा देती है ताकि वे दोनों बाहर निकलें। ऑस्टिन को लगता है कि अगर जेन डो उन्हें मारना चाहती तो काफ़ी पहले ही मार सकती थी। शायद वो ये चाहती है कि वो उसके मौत का कारण या कॉज ऑफ डेथ ढूंढें। दोनों हिम्मत करके वापस जाते हैं पर रास्ते में फिर से डेड बॉडीज़ उन पर अटैक कर देती है और बचने के लिए वो जेन डो वाले कमरे में भागते हैं और दरवाजे को सील कर देते हैं। वो पोस्टमार्टम के लास्ट प्रोसीजर को करने के लिए जेन डो का सिर काट कर उसके ब्रेन को स्टडी करते हैं। ब्रेन देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल ब्रेन की तरह लग रहा होता है। ऑस्टिन दिमाग का एक टुकड़ा निकालकर जब माइक्रोस्कोप में देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सेल जिंदा होते हैं। टॉमी कहता है कि जेन डो जिंदा है, कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है। जेन डो के आंत से निकाले हुए कपड़े पर उन्हें लेविटिकस 20 में लिखा हुआ मिलता है और साल 1693 लिखा होता है। वे होली बाइबल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑस्टिन फिगर आउट करता है कि ये सब न्यू इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में सेलम शहर में हुआ था। टॉमी कहता है कि सेलम में कोई विचेस नहीं थी, सब लोग मासूम थे। वो ये सारांश निकालते हैं कि जेन डो एक मासूम लड़की थी जिसे लोगों ने विच या शैतान की पुजारन समझ के बहुत टॉर्चर किया, चाकू से मारा और जलाया भी। पर जिस चीज़ को वो सब ख़त्म करना चाह रहे थे गलती से उन्होंने उसे ही उत्पन्न कर दिया। मतलब ये है कि एक भोली भाली लड़की को विच बना दिया। जेन डो अभी भी जिंदा है और जो भी शारीरिक तौर पर उसके साथ अभी हो रहा है या आज तक हुआ है वह सब फील कर सकती है और हमें भी ये सब फील करवाना चाहती है। वो उन सब को जिसने भी उसे दर्द दिया है वही दर्द दे के तड़पाना चाहती है और इसलिए उन्होंने ज़िंदा रखा गया है। ऑस्टिन पूछता है कि आखिर हम ही क्यों? तो टॉमी कहता है क्योंकि हम बस उसके रास्ते में आ गए थे, इसलिए जो बच गए उन्होंने उसे अपने से बहुत दूर दफन कर दिया, बाकी सब मारे गए। इसके बाद टॉमी समझ जाता है कि जेन डो अभी भी दर्द में है और उसका दर्द तभी ख़त्म होगा जब कोई अपनी बलि देगा।
वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए जेन डो से डील कर लेता है और उसे अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल दे देता है। वह यह डील एक्सेप्ट कर लेती है और टॉमी के शरीर की हड्डियां टूटने लगती हैं। उसका सारा शरीर जर्जर हो जाता है। उसकी जीव शक्ति जेन डो के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके साथ में जेन डो के सारे ज़ख्म भर जाते हैं और हड्डियां भी जुड़ जाती हैं। अपने पिता को इस तरह से दर्द में कराहते हुए देखकर ऑस्टिन उसे दर्द से मुक्त करना चाहता था। अपने पिता के दिल में चाकू मार के उसे इस दर्द से मुक्ति दिला देता है और उसकी मौत पर खूब रोता है। कमरे में लाइट्स वापस आ जाती हैं, डेड बॉडीज़ अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती हैं और सब ठीक सा लगता है। ऑस्टिन को शेल्डन की आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि ऊपर के दरवाजे से आ रही थी। वो ऊपर दरवाजे पे पहुंचता है पर बहुत कोशिश करने पे दरवाज़ा नहीं खुलता। शेल्डन की आवाज़ भी बदल जाती है और ऑस्टिन को समझ आ जाता है कि जेन डो अभी भी वहीं है। उसे टॉमी का भूत दिखाई देता है जिससे डर के वो रेलिंग से नीचे गिर जाता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हुआ था। वह जेन डो को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ड्राइवर जेन डो को ले जा रहा था उसके रेडियो पर भी अपने आप वही गाना प्ले होने लगता है जो ऑस्टिन के रेडियो पर रात में प्ले हो रहा था। साथ ही हम जेन डो के पैर हिलते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग सिनेपीडिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।